गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 27 अक्टूबर और आज हम लोग एडिटोरिया के अंतर्गत बिहार स्पेशल देखेंगे। बिहार स्पेशल में जो है कल हर्यक वंश के ऊपर जो है हम लोग किए थे, दैट मीन्स वृद्धरथ वंश तक किए थे। आज हर्यक वंश स्टार्ट करेंगे। हर्यक वंश की बात करें तो इसका कार्यकाल जो है 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक है। हर्यक वंश के जो है संस्थापक ये बिंबिसार थे और 544 ईस्वी पूर्व में इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। बिंबिसार के बारे में बता दें कि बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया था और भाटिया ने 15 वर्ष की आयु में राजा जो है नियुक्त किया था अपने पुत्र को, और इन्होंने जो है बाद में वैवाहिक संबंध, मित्रता आदि के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो बिंबिसार वैवाहिक नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्राश्रय दिया और इसके अंतर्गत उसने पहली पत्नी कौशल देवी थी, जिससे कि कौशल की राजकुमारी थी ये, और इस विवाह से उन्हें दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चेलना थी। चेलना लक्ष्मी की राजा चेटक की पुत्री थी। वहीं उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा थी, जो कि पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। इस तरह आप देखेंगे तो विवाह संबंध द्वारा उन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। वहीं आगे जो है मित्रता के द्वारा भी इसने साम्राज्य विस्तार किया। इसके अंतर्गत उसने अवंती के राजा, अवंती जहाँ की राजधानी क्या है, उज्जैन, तो अवंती के राजा चंद्रप्रदोत के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया और बिंबिसार ने चंद्रप्रदोत के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जीवक जो है किसके दरबार में राजवैद्य था, तो बिंबिसार के दरबार में। ये प्रश्न पूछा भी गया है। उसके बाद क्या होता है कि बिंबिसार की हत्या कर दी जाती है 492 ईस्वी में पूर्व में। किसके द्वारा, तो उनके ही पुत्र अजातशत्रु द्वारा। और इस तरह फिर क्या होता है, अजातशत्रु राजा जो है बन जाता है और हर्यक वंश का ये शासन सत्ता संभालता है। अजातशत्रु को जो है उसका वास्तविक नाम कुनिक के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु, कौशल देवी जिसकी की विवाह बिंबिसार से होती है, उसकी मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजित का संघर्ष अजातशत्रु से हो गया। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजित को पराजित कर काशी पर पुनः अधिकार कर लिया। ये भी आप लोग जो है एक सीक्वेंस में देखेंगे कि किस तरह मगध का जो है विस्तार हो रहा है। तो वो काशी क्षेत्र को ले रहा है, कौशल के कुछ क्षेत्र को जो है ले रहा है, उसके बाद पंजाब के कुछ क्षेत्र को भी वो ले रहा है और अवंती से जो है मैत्री करके अवंती को की ओर से आक्रमण को अपने राज्य का जो है राज्य को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इस तरह देखेंगे कि मगध का विस्तार हो रहा है। वहीं पर आगे देखेंगे अजातशत्रु क्या करता है कि जब काशी को विजित कर लेता है तो प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा को जो है शादी कर देता है अजातशत्रु से, और काशी जो है पूर्णतः मगध के अंतर्गत आ जाता है। अजातशत्रु वज्जी संघ और मल्लों को पराजित करता है। इस तरह वज्जी संघ और मल्ल क्षेत्र भी जो है आ जाता है मगध के अंतर्गत। प्रारंभ में अजातशत्रु जो है जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म को अपना लिया। और क्या होता है कि इन्हीं के काल में 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होता है, और इस समय तक जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी हो चुकी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे इनके बाद जो है अजातशत्रु के बाद उदयन बनता है।
और उदयन भी जो है अपने पिता की हत्या करके ही राजा बनता है। और इसके बारे में जो है सिंहल अनुश्रुति जो कि श्रीलंका में जो है लिखी गई है, उस अनुश्रुति के अनुसार कि उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से जो है हटाकर पाटलिपुत्र बनाया, और पाटलिपुत्र वो ऐसा स्थान था उस समय जहां गंगा, सोन, गंडक के का संगम होता था। और वर्तमान में भी देखें कि पटना, जिसको कि अभी पाटलिपुत्र को पटना नाम से जाना जाता है, ये जो है गंगा, सोन और गंडक के संगम पर ही स्थित है। उदयन के बाद उनके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक हुए, जो कि हर्यक राजवंश का जो है सत्ता संभाला। नागदशक इस वंश का, दैट मीन्स हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ, ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी यहाँ पर बताते चलें कि हर्यक वंश एक ऐसा वंश था जिसको कि प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है। जो भी इसके शासक हुए उसने अपने पिता की हत्या कर शासन सत्ता संभाली, इसलिए जो है इसको प्रीतिहंता वंश कहा जाता है। हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक को जो है हराकर शिशुनाग वंश की स्थापना की, और शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इस तरह आप देख रहे हैं कि अब पहले जो बिंबिसार और अजातशत्रु के समय तक अवंती क्या होता है कि एक मैत्री स्टेट के रूप में काम करता है और बफर स्टेट के रूप में काम करता है, लेकिन शिशुनाग जो है वो अवंती को मिला लेता है मगध में। इस तरह आप विस्तार को समझिए, और फिर मौर्य काल का जो है विस्तार आप समझ पाएंगे किस तरह जो है संपूर्ण भारत एक हो गया था। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में मिला लिया। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, इन क्षेत्रों को मिला लिया शिशुनाग ने, और यूपी के जो है बहुत सारे भाग को मगध में मिला लिया गया। इस तरह उसके बाद शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र बन गई, क्योंकि शिशुनाग ने क्या किया था, अपनी राजधानी वैशाली बनाया था। जैसा कि कल भी हम बता चुके हैं, पहले जो है गृहव्रज बनता है राजधानी, फिर वही राजगृह बनता है, उसके बाद पाटलिपुत्र बनता है, पाटलिपुत्र के बाद वैशाली बनता है राजधानी मगध का, और उसके बाद पुनः जो है पाटलिपुत्र राजधानी बन जाता है मगध का। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कालाशोक ने 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। पहला कहाँ पे हुआ है, सप्तपर्णी गुफा में राजगृह में, दूसरा जो है कहाँ पर हो रहा है, वैशाली में, तीसरा है कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन किया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ, और नंदीवर्धन को महापद्म नंद ने हराया और नंद वंश की स्थापना किया। इस तरह जो है महापद्म नंद जब हराया तो पूरे एक छत्र जो है वो राज्य करने लगा, इसलिए उसको एक राट या एक छत्र की उपाधि भी धारण किया महापद्म नंद ने। पाली ग्रंथ में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है, ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है, पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार भी बताया गया है। महापद्म नंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग,
मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। आप देख रहे हैं सीक्वेंस में आगे जैसे बढ़ते हैं वज्जी से फिर पंचाल क्षेत्र आता है, उसको भी जीत लिया जाता है। इक्ष्वाकु क्षेत्र, काशी क्षेत्र जो पुनः कौशल के पास चला गया था, उसको जो है महापद्म नंद ने जीत लिया। अस्मक, उसके बाद कलिंग क्षेत्र जो कि उड़ीसा का क्षेत्र है, मैथिली क्षेत्र जो कि आज का दरभंगा वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को भी जो है महापद्म नंद ने जीत लिया और मगध का विस्तार किया। अब तक जो है क्या होता है, मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के समय होता है। व्याकरण के महान कवि जो कि पन्नी हैं, वो महापद्म नंद के समकालीन थे। ये बार बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। महापद्म नंद या नंद वंश की बात करें तो नंद वंश का अंतिम शासक जो है घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर के समकालीन जो है कौन सा भारत का मगध का राजा था, तो घनानंद था। ये भी बार बार पूछा गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि घनानंद ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था, अतः चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी और इस तरह जो है नंद वंश का पतन हो जाता है। और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश जो है ये 321 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक जो है ये चलता है। इसमें विभिन्न जो है राजाएं होते हैं और इसी क्रम में आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे वो आते हैं, जिनका कार्यकाल 321 से 298 ईस्वी पूर्व होता है। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की है। और वहीं पर प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। ये दोनों का आप अलग अलग नाम याद रखेंगे, जस्टिन और स्ट्रेबो सेंड्रोकोटस, प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिसको कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त, ये भी ध्यान में रखेंगे। चाणक्य और कौटिल्य, जिसको कि विष्णुगुप्त कहा जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो है अब बन जाते हैं, प्रधानमंत्री। और उनकी सहायता के लिए 321 ईस्वी पूर्व में जो है मौर्य वंश की स्थापना में सहयोग देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध करता है और युद्ध के पश्चात एक संधि होती है। इसमें जो है सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करता है और संधि के तहत जो है चंद्रगुप्त मौर्य काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त करता है। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया। इस तरह आप देखेंगे कि मगध साम्राज्य जो है इसकी सीमा आप ईरान तक पहुंच जाती है और अफगानिस्तान का पूरा क्षेत्र जो है मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है। और युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह राजकुमारी हेलेना या हेलन कार्नेलिया से होती है और हेलन कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री रहती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा और उस राजदूत ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका था। तो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था? इंडिका था। ये भी बार बार पूछा गया है तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर ये भी बता दें कि इंडिका एक ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में जो है मौर्यकालीन नगरीय
प्रशासन के रूप में वृहत जानकारी मिलती है। और इसमें जो है कहा गया है कि 6 विभाग में नगरीय प्रशासन विभक्त थे और सब में जो है एक विभाग में 5 जो है सदस्य या अधिकारी होते थे, इस तरह इसमें बताया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत ईरान तक और दक्षिण में कर्नाटक तक जो है हो जाता है तथा पश्चिम में सौराष्ट्र और पूर्व में बंगाल तक विस्तृत हो जाता है पूरे का पूरे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जब अंतिम समय में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के मगध साम्राज्य में या मगध में भीषण अकाल पड़ता है और ये 12 वर्ष का जो है अकाल होता है। और इसी अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य अपना राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले जाते हैं। और इस समय तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को भी अपना लेते हैं, तो वो जैन धर्म को मानते हैं और श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। और जैन उपासना विधि या जैन उपवास पद्धति जिसको कि संलेखना कहा जाता है, उसके द्वारा इन्होंने अपना प्राण त्याग किया। तो ये टर्म भी आप लोग याद रखेंगे, ये पूछा भी गया है कि संलेखना क्या है। तो जैन धर्म में एक उपासना विधि है जिसके माध्यम से लोग जो है जैन मुनि वो प्राण त्यागते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के माध्यम से प्राण त्यागा। उसके बाद जो है बिंदुसार बनता है राजा कहाँ का, मगध का। और बिंदुसार जब मौर्य का उत्तराधिकारी बनता है चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उन्हें जो है अमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम भी दिया गया। आप देखेंगे कि इसी समय जो है सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये कौन कह रहा है, ये स्ट्रेबो का कहना है। वहीं बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पुत्र अशोक को भेजा था, जबकि अशोक जो है उज्जैन का जो उस समय राज्यपाल था, लेकिन तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का जो है अनुयायी था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, आपको ये भी बता दें कि वायु पुराण अगर जो बात करें तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है या मुद्रसार। ज्यादातर आपको भद्रसार मिलेगा और कहीं कहीं मुद्र सार भी मिलेगा। ये कहाँ कहा गया है, पुराण में जो है इनके बारे में कहा गया है। वहीं पर अमित्रघात और जो है अमित्रघात की जगह कहीं कहीं पर आपको दिखेगा अमित्रोचेटस, ये भी इन्हीं का नाम है। और उसके बाद देखेंगे कि जैन साहित्य में जो है इनको सिंहसेन कहा गया। सिंहसेन किसमें कहा गया है, जैन साहित्य में, ये भी ध्यान में रखेंगे। और जैन साहित्य में ही इसको सिंहसेन के जगह बिंदुपाल भी कहा गया है, बिंदुपाल भी कहा गया है। ये सारा जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये एडिटोरिया में नहीं था, ये अलग बुक से जो है आपको जानकारी दे रहे हैं, चूंकि बिहार स्पेशल में थोड़ा डीप पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं, बिंदुसार के बाद जो है बनता है राजा कौन, अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेत्तूर और उद्गोलम के अभिलेख में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। तो ये चारों अभिलेख का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उद्गोलम, ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें कि अशोक का नाम अशोक मिलता है।
सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। आगे देखते हैं, अशोक ने अपने शासन के 90 वर्ष कलिंग पर विजय हासिल की या कलिंग से जो है युद्ध किया, और ये 261 ईस्वी पूर्व में ये युद्ध किया था। ये यहाँ पर ईस्वी जरूर याद रखेंगे, ये ईस्वी पूछ लिया जाता है। कलिंग को मगध में जो है इस तरह सम्मिलित कर लिया गया अशोक के द्वारा। अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन जो है अपने 13वें शिलालेख में किया है। ये भी बार बार पूछा गया है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे अभी ही। आगे है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, जबकि कलिंग युद्ध से पहले जो है अशोक शैव धर्म को मानता था। दिव्य वदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये कौन कह रहा है? दिव्य वदान के अनुसार। अब देखते हैं अशोक के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष जब वो बैठा गद्दी पर, उसके बाद जो है क्या क्या काम किए, ये बार बार पूछा जाता है। खास करके 20वें वर्ष उन्होंने क्या किया, ये पूछा ही जाता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। 90वें वर्ष जो है वो कलिंग युद्ध किए, 10वें वर्ष वो बोध गया की यात्रा, और 12वें वर्ष जो है निगाली सागर की यात्रा, और 13वें वर्ष धम्म का शिलालेख में अंकन, और 14वें वर्ष में धम्म महा मात्रों की नियुक्ति, और 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा की, और अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया। ये बार बार पूछा गया है कि कर घटाकर लुम्बिनी यात्रा में कितना किया गया था, 1/8 कर दिया गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। ये कहाँ करवाया? पाटलिपुत्रा में जो है तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। अशोक करीब 37 वर्ष तक शासन किया और उसकी मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हो गई। उसके बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी थे कुणाल, बंधु पालित, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देवधर्मन, शतधनुष और वृहद्रथ। वृहद्रथ जो है ये अंतिम शासक था मौर्य वंश का, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और वृहद्रथ जो है इसको हराकर, जब आप देखेंगे मौर्योत्तर वंश पढ़ेंगे तो फिर जो है पुष्यमित्र ने इसको हराया, इसकी हत्या की और शुंग वंश की जो है स्थापना की थी। तो एक मौर्य वंश 137 वर्ष तक रहा। अब हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में जानते हैं। मौर्य प्रशासन की बात करें तो मौर्य काल में केंद्र प्रशासन की स्थापना के रूप में मौर्य प्रशासन की स्थापना होती है, और इस वंश में राजा सम्राट संपूर्ण व्यवस्था का शीर्ष होता है। राजा में प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्ति निहित थी। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश, दैट मीन्स केंद्र, प्रांत, विषय और ग्राम में किया गया था। केंद्रीय शासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य या प्रशासनिक अधिकारी होता था। उसके बाद तीर्थ होता था जो कि उच्च अधिकारी होते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ जो हैं 18 थे। इसमें से कुछ प्रमुख तीर्थ जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। समाहर्ता जो कि राजस्व विभाग का प्रधान था, सन्निधाता जो कि राजकीय कोषाध्यक्ष था, सीताध्यक्ष जो कि राजकीय कृषि विभाग का प्रधान था, पाण्याध्यक्ष जो कि वाणिज्य विभाग का प्रधान था, पाटालाध्यक्ष ये महालेखाकार था, और सैन्य विभाग का जो है सेनापति होता था प्रमुख। आगे देखते हैं, मौर्य काल में 4 प्रकार की सेनाएं उपलब्ध थी। कौन कौन? तो पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना और रथ सेना। न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था, और न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित था, धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी न्यायालय थी और कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय थी।
वहीं पर देखेंगे गुप्तचर व्यवस्था भी यहाँ पर मौर्य वंश में थी और गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जासूस को चर कहा गया है। गुप्तचर दो प्रकार के थे, संस्था और संचार। संस्था एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य करता था, वहीं संचार घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करता था। मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक करता था। वहीं ये 4 थे, उत्तरापथ जिसका कि तक्षशिला इसकी राजधानी थी, दक्षिणापथ इसकी स्वर्णगिरी थी, प्राच्य इसका पाटलिपुत्र था, अवंती इसकी उज्जैनी थी और कलिंग इसका तोसली जो है इसका राजधानी थी। आगे देखते हैं, प्रांतों का विभाजन विषयों के रूप में किया गया था। इस विषय का प्रधान जो है विषयपति होता था और इसी को प्रादेशिक भी कहा जाता था। विषय को का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया था। ग्राम का प्रधान ग्रामिक होता कहलाता था। 10 गांवों को समूह को जो है गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन को 6 समितियों द्वारा जो है संचालित किया जाता था। मेगास नीति के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे। कुल जो है 30 सदस्य संचालन करते थे। अर्थव्यवस्था की बात करें तो मौर्य काल में राज्य की आय का स्रोत कृषि, उद्योग और व्यापार था। सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होती थी और कृषि पर 1/6 जो है कर प्राप्त किया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। उद्योग एवं व्यापार की बात करें तो उद्योग एवं व्यापार से 1/10 कर प्राप्त किया जाता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापार बंदरगाह जो है भरोच या भरूच जो कि गुजरात में है वहां से किया जाता था। करों की चोरी के संदर्भ में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया था। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में जो है 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ये 7 वर्ग जो है आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। आगे देखते हैं, कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा का प्रचलन को स्वीकार नहीं किया है। मेगास्थनीज का कहना था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। आगे देखते हैं, मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले हैं। इस काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। मौर्य कला की बात करें तो मौर्य कला के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ। यहाँ पर आपको ये बता दें कि मौर्य कला के बारे में जो है अलग से एक चैप्टर है काल, उसमें हम लोग देखेंगे। अब बौद्ध धर्म जो है कल देखेंगे। तो आज यहीं तक था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।